बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का। और आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ साइटोप्लाज्म एंड द ऑर्गेनल्स। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन की तरफ देखें तो कहते हैं साइटोप्लाज्म इज द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि ये वो वाला पोर्शन है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो डायग्राम की तरफ अगर आप देखें तो दिस इज द सेल, और सेल के मिड में जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दैट इज न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अराउंड ये जो मैट्रिक्स रीजन है दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। अब जैसा कि हमने कल बात की थी कि साइटोप्लाज्म के बाहर जो फर्स्ट लेयर पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान का जो रीजन है दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। इसके अलावा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जो है वो कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। यानी कि ये वाला रीजन और इसको मैं अगर कलेक्टिवली बात करूं तो इन दोनों को कलेक्टिवली जो है वो प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। इसके अलावा दिस इज आल्सो अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ बोथ प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स कौन से हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स में बेसिकली जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यानी कि द ऑर्गेनिजम्स विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स। यानी कि वो उनकी बॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी हुई है, और इसमें एग्जांपल आती है बैक्टीरिया की। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स कौन से हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स, और जिसमें एग्जांपल आती है एनिमल्स की, लाइक ह्यूमन बींग्स की। तो अगर हम दोनों सेल्स को कंपेयर करें तो चाहे वो एक सेल है चाहे वो एक से ज़्यादा सेल हैं, तो तमाम सेल्स के अंदर जो है ये साइटोप्लाज्म का जो पोर्शन है ये हमें नज़र आता है। यानी कि दोनों सेल्स में प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा या बेसिक डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी हुई है, तो अगर हम उनका साइटोप्लाज्म रीजन देखें तो उनके अंदर हमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो है ना वो एब्सेंट होते हैं वहाँ पे। यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे और प्रोकैरियोट के अंदर नहीं होंगे। अब वो कौन से ऑर्गेनल्स हैं? दैट इज साइटोस्केलेटन एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। यानी कि वो ऑर्गेनल्स जिनको किसी न किसी मेम्ब्रेन ने इनक्लोज किया हुआ है, तो वो वाले ऑर्गेनल्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होंगे और यूकैरियोट में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे एक ऑर्गेनल है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है तो इट्स मीन कि वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। तो कहता है कि मेजर डिफरेंस बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ दीज टू काइंड ऑफ सेल इज द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ साइटोस्केलेटन एंड द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, नेक्स्ट नेचर देख लेते हैं। कहते हैं फिजिको केमिकल नेचर। फिजिको यानी कि फिजिकल नेचर देखेंगे और केमिकल नेचर देखेंगे। फिजिकल में बेसिकली तीन तरह के हम जो है ना वो टर्म्स यहाँ पे देखेंगे, साइटोसोल, साइटोजेल एंड द साइक्लोसिस मूवमेंट। इसके अलावा केमिकल नेचर में हम जो है वो दो तरह के सॉल्यूशंस देखेंगे, ट्रू सॉल्यूशन एंड द कोलोइडल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो है वो केमिकल नेचर को देख लेते हैं। तो कहते हैं इट इज़ अबाउट 90% वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन दैट कंटेन ऑल द फंडामेंटल बायोकेमिकल्स ऑफ द लाइफ। तो अगर हम साइटोप्लाज्म को देखें तो उसके अंदर 90% जो है वो हमें वाटर नजर आता है, और बाकी 10% जो होते हैं वो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं। तो कहते हैं कि इट इज़ अबाउट 90% वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन किसके साथ बनाएगा? वाटर। जो बाकी 10% सब्सटेंसेस मौजूद हैं यानी कि आयंस या फिर शुगर्स, तो इस तरह के जो बाकी सब्सटेंसेस हैं तो वो क्या करते हैं? वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाते हैं दैट कंटेन्स ऑल द फंडामेंटल। और वो बाकी जो सब्सटेंसेस हैं वो बेसिकली हमारे जो लाइफ के बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं उनको कैरी आउट करते हैं। इसके अलावा सम ऑफ दीज आर द आयंस। अच्छा, यहाँ पे मैंने बात की है कि यहाँ पे दो तरह के सॉल्यूशन बनते हैं वाटर के साथ, एक है ट्रू सॉल्यूशन और दूसरा है कोलोइडल सॉल्यूशन। अब बेसिकली सॉल्यूशन होता क्या है? जब दो सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं तो अगर वो हमें होमोजीनियस कंपोजिशन दे रहे हैं तो उसको हम जो है ना वो सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजीनियस का क्या मतलब है? यानी कि उसके अंदर आपने सॉल्वेंट के अंदर जो सोल्यूट डाला है उसकी जो कंसंट्रेशन है, यानी कि उसकी कंपोजिशन जो है ना सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंपोजिशन आपको सेम नजर आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर के अंदर साल्ट या शुगर को ऐड करती हूँ तो वो डिजोल्व हो जाते हैं, यानी कि वो सब्सटेंसेस आपको अलग अलग नजर नहीं आते। आप उनको अब अलग, यानी कि सॉल्ट को आप अलग देखें और वाटर को आप अलग देखें तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर डिजोल्व हो चुके हैं, यानी कि वो इतनी छोटी जो है ना वो इतने छोटे साइज में हो चुके हैं कि जिसको आप आम आंख से नहीं देख सकते। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम होमोजीनियस बोलते हैं या फिर ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। तो उसमें कौन से आते हैं? स्मॉल मोलिक्यूल्स और आयंस जब वाटर के साथ डिजोल्व होते हैं तो इट मेक्स द ट्रू सॉल्यूशन। अच्छा, कह रहे हैं कि सम ऑफ दीज आर द आयंस एंड द स्मॉल मोलिक्यूल्स इन ट्रू सॉल्यूशन। यानी कि जब आयंस या फिर छोटे मोलिक्यूल्स वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाएंगे तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन। अब वो कौन से स्मॉल मोलिक्यूल्स हो सकते हैं? इट मे बी सॉल्ट, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स एंड डिजोल्व गैसेस। अच्छा,
और यहाँ पे जो दूसरा सोल्यूशन है दैट इज द कोलोइडल सोल्यूशन। अब कोलोइडल का वर्ड निकला है कोलॉइड से, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज जो है वो बड़ा है और जिनको आप आम आंख से देख सकते हैं। यानी कि जब लार्ज मोलिक्यूल जो है वो वाटर के साथ सोल्यूशन बनाएंगे तो वो आपको हेट्रोजेनियस मिक्सचर बनता है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी कि उनकी कंपोजिशन जो है वो सेम नहीं होती। सोल्यूट के अंदर सॉल्वेंट जो है ना वो आप देख सकते हैं, यानी कि उसके पार्टिकल्स का साइज जो है वो बड़ा होता है। तो जब लार्ज मॉलिक्यूल्स में अब कौन आ सकता है, प्रोटीन्स आ सकती हैं, यानी कि जब प्रोटीन्स वाटर के साथ सोल्यूशन बनाती हैं दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज कोलोइडल सोल्यूशन। अब ये जो आपने देखी ये थी साइटोप्लाज्म की केमिकल नेचर। इसके बाद फिजिकल नेचर को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की टर्म्स हम देखते हैं, साइटोसोल एंड द साइटोजेल। तो सबसे पहले साइटोसोल को देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म का वो वाला पोर्शन जो कि लेस विस्कस है। अच्छा, विस्कस क्या होता है? विस्कस का मतलब है गाढ़ापन। अगर लेस विस्कस है तो फ्लूडिटी ज्यादा होगी, यानी कि साइटोप्लाज्म का वो रीजन दैट इज लेस विस्कस एंड मोर फ्लूइड लाइक, तो उस पोर्शन को हम कहते हैं दैट इज साइटोसोल। और वो कौन सा पोर्शन है? कहते हैं कि द इनर पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट इज टूवर्ड्स द न्यूक्लियस इज लेस विस्कस एंड इज कॉल्ड द साइटोसोल। अगर ये मैं डायग्राम देखूं, फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल एंड दिस इज द न्यूक्लियस, और सेल के बाहर जो पहली मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो क्या कह रहा है कि द इनर पोर्शन, यानी कि जो न्यूक्लियस की तरफ अगर मैं पोर्शन की बात करूं तो न्यूक्लियस के करीब करीब जो पोर्शन होगा उसकी विस्कोसिटी कम होगी और फ्लूइड यानी कि फ्लूइड नेचर उसकी ज्यादा होगी। तो इस पोर्शन को जो है वो साइटोसोल का नाम दिया जाता है। इसके अलावा अगर साइटोजेल जो है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जेल का वर्ड जाहिर कर रहा है, यानी कि जेल लाइक होगा, यानी कि साइटोप्लाज्म का वो रीजन जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है और फ्लूइडिटी कम है, यानी कि हम इसको सेमी सॉलिड भी कह सकते हैं, यानी कि सॉलिड लाइक नेचर देता है हमें। तो ऐसे पोर्शन को जो है वो साइटोजेल कहा जाता है। और ये कौन सा पोर्शन है? कह रहे हैं कि वाइल द पेरिफेरल, पेरिफेरल का वर्ड निकला है बाउंड्री से। While the peripheral part of the cytoplasm that is towards the plasma membrane is more viscous and is called the cytogel। इसी डायग्राम को देखते हैं। अब हमने साइटोसोल किसको कहा था? जो पोर्शन न्यूक्लियस के करीब है दैट इज कॉल्ड एज साइटोसोल। अब साइटोजेल कौन सा होगा? जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होगा, यानी कि ये वाला रीजन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, फ्लूइडिटी कम होती है, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड एज साइटोजेल। इसके अलावा एक यहाँ पे मूवमेंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज द साइक्लोसिस मूवमेंट। साइक्लोसिस मूवमेंट क्या है? बेसिकली इट इज अ सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट। स्ट्रीमिंग सर्कुलर का वर्ड आया शेप के लिए। सर्कुलर कौन सी शेप होती है? ये ठीक है, जो सर्कल, यानी कि सर्कल की शेप जो होती है दैट इज द सर्कुलर। और स्ट्रीमिंग यानी कि मूवमेंट, स्ट्रीमिंग का वर्ड निकला है मूवमेंट से, यानी कि ये ऐसी मूवमेंट है जो आपको सर्कुलर शेप में नजर आती है। कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन द साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये मूवमेंट अब किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स बेसिकली यहाँ पे साइटोस्केलेटन की बात हो रही है, ये आगे हम ऑर्गेनल्स डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे साइटोस्केलेटन तीन तरह के होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो बेसिकली जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स पाई जाती हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। जब वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स जो होती हैं वो मूवमेंट में हेल्प आउट करती हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो एज अ रिजल्ट जो है वो सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट जनरेट होती है। तो इस मूवमेंट को जो है वो साइक्लोसिस का नाम दिया जाता है, एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस। अब इस मूवमेंट का फायदा क्या है? इसका पर्पस क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल कॉन्टेंट्स इन द साइटोप्लाज्म। तो यानी कि सेल के जितने भी कॉन्टेंट्स हैं लाइक आयंस, ठीक है, सॉल्ट्स वगैरह, या जितने भी आपको सब्सटेंसेस हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनके पास डिस्ट्रीब्यूट करना जो है वो इस मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस मूवमेंट की वजह से होती है। इसके बाद फंक्शन पे आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है वो दो तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। नंबर वन इज मेटाबॉलिक एंड अदर इज द स्टोरेज फंक्शन या स्टोरेज रोल। तो सबसे पहले मेटाबॉलिक रोल को देख लेते हैं। मेटाबॉलिक का वर्ड है मेटाबॉलिज्म से। अब मेटाबॉलिज्म किसको कहा जाता है? सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट इज गोइंग ऑन इन अ लिविंग सेल, यानी कि तमाम वो केमिकल रिएक्शन जो कि एक लिविंग सेल या लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है वो एक मेटाबॉलिक रोल भी प्ले करता है। तो द साइटोप्लाज्म एक्ट एज अ साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड स्टोर हाउस ऑफ अ सेल। ये स्टोर का वर्ड जो है ये आगे स्टोरेज में आना चाहिए था, यानी कि ये स्टोर हाउस यानी कि बहुत सारे सब्सटेंसेस की स्टोरेज का काम भी करता है। इसके बाद अच्छा, यहाँ पे हम बेसिकली मेटाबॉलिज्म को देख रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। द मेटाबॉलिक पाथवे जनरली अकर इन द साइटोसोल, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड जो रीजन है वहाँ पे बेसिकली जो है वो मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, विच इंक्लूड्स द प्रोटीन सिंथेसिस एंड द ग्लाइकोलिसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस जो साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऑर्गेनल है राइबोसोम, उस राइबोसोम का काम है प्रोटीन को बनाना। तो अब वो राइबोसोम तो साइटोप्लाज्म के अंदर है, तो इसलिए हम ओवरऑल ये कहते हैं कि राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एनर्जी लेते हैं।
तो ये सारा रिएक्शन भी जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है, तो इसलिए हम ओवरऑल ये बात करते हैं कि ये जो है ना वो मेटाबॉलिज्म का काम या मेटाबॉलिक रोल भी परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद स्टोरेज रोल की तरफ आते हैं। तो द साइटोजेल कौन सा पोर्शन है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब था, दैट इज कॉल्ड एज साइटोजेल। तो साइटोजेल वाला जो पोर्शन है वो बेसिकली स्टोरेज का काम कर रहा होता है, स्टोरेज रोल परफॉर्म कर रहा है। द साइटोजेल इज यूजली कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ यूजफुल कंपाउंड्स विच आर सब्सिक्वेंटली यूज्ड इन वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज, यानी कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स को अपने अंदर स्टोर करता है कि जिन्होंने आगे सेल के अंदर जो है ना वो बहुत सारी एक्टिविटीज या बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना है। इसके अलावा ऐसे वेस्ट कंपाउंड्स जिनको सेल से बाहर निकालना है तो उनकी स्टोरेज यानी कि टेम्पोररी स्टोरेज जो होती है वो भी उन वेस्ट कंपाउंड की वो इसी साइटोजेल वाले पोर्शन के अंदर होती है, और उसके बाद जो है ना वो टाइम टू टाइम सेल के अंदर जो एलिमिनेट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं सेल ऑर्गेनल्स पे। तो सेल ऑर्गेनल्स बेसिकली है क्या, इन कहते हैं कि इन यूकैरियोटिक सेल्स द साइटोप्लाज्म कंटेन्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डिस्क्रीट का वर्ड यहाँ पे सेपरेट के लिए है, यानी कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि आपको सेपरेटली जो है ना वो ऑर्गेनाइज हुए हुए होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और विच आर स्पेसिफिक फॉर वेरियस सेलुलर फंक्शन। और हर स्ट्रक्चर का जो है ना वो अपना अपना फंक्शन है, हर स्ट्रक्चर जो है वो अपने फंक्शन के लिए स्पेसिफिक है, और इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, सेल ऑर्गेनल्स का नाम दिया जाता है। इसके अलावा द सेल ऑर्गेनल्स आर जनरली इनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन एक्सेप्ट फ्यू सच एज द राइबोसोम्स। ये जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, और कुछ ऐसे हैं जो कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं है, जिसमें एग्जांपल आती है राइबोसोम्स की। इसके अलावा जो कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो कि आप साइटोप्लाज्म के अंदर देखेंगे, कहता है कि द ऑर्गेनल्स इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑफ अ सेल आर, इट मे बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी कम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसिसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वगैरह। और इन ऑर्गेनल्स को जो है वो आगे वीडियो लेक्चर्स में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब हम एक डायग्रामेटिकली व्यू देख लेते हैं। अच्छा, तो ये एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अराउंड ये जो है ना ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर ये जो पहली लेयर नजर आ रही है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड ये वाला जो रीजन है दैट इज द साइटोप्लाज्म। और ये आप देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द सेल ऑर्गेनल्स। जैसा कि ये राइबोसोम नजर आ रहा है, ये लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, वेसिकल्स, मेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटन। तो ये सारे जो है ना वो ऑर्गेनल्स जो हैं वो साइटोप्लाज्मिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनल्स। सो दैट्स ऑल अबाउट साइटोप्लाज्म एंड द सेल ऑर्गेनल्स, एंड होप सो कि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे।